आज रविवार का दिन था। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। राज आज 6 माह बाद घर लौटा था। वह बिल्कुल ही दबे पांव से घर में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो सभी घर पर ही होंगे। सभी को मैं सरप्राइज कर दूंगा। वह बड़े ही खुशनुमा स्वभाव से चहकते हुए अपने पिताजी को आवाज लगाता है। पिताजी, कहाँ हो आप? देखो तो तुम्हारा बेटा राज आया है। यह कहते कहते हुए राज घर के सारे कमरों में दौड़ जाता है। राज कहते हुए, देखो ना पिताजी, तुम्हारा बेटा घर आ गया। तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूँ विदेश से। सारे घर में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। किसी की भी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी, मानो जैसे घर में कोई हो ही ना। राज मन में सोचते हुए, आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी है, सभी को घर पर ही होना चाहिए था। अपने आप से बतियाते हुए उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। काफी आवाज लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर राज ने घर के सारे कमरे खंगाल डाले। उसकी पत्नी सीमा भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह धीरे से दबे पांव अपने पिताजी के कमरे की ओर चल देता है। उसके दिल और दिमाग में कई प्रकार के उल्टे ख्याल दौड़ पड़ते हैं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। वह कांपते हाथों से अपने पिताजी के कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलने पर वह सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह देखता है कि उसके पिताजी अधमरी हालत में बिस्तर पर बेसुध हुए पड़े हैं और सीमा उन्हें बुरी तरह से डांट रही है। यह सब देख सुन राज के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उसके कान मानो यह सब सुनने के बाद सन्न हो जाते हैं। पिताजी की ऐसी हालत देख उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सत्य है या फिर उसकी आंखों का धोखा। एक टूटी सी चारपाई पर पड़ा उसका पिताजी कराह रहा था। वह अपनी बुदबुदी सी आवाज में हड़बड़ाते हुए सीमा से बार बार पानी मांग रहा था। लग रहा था मानो उन्हें खाना खाए काफी समय हो गया था। ताजी का शरीर लकड़ी की भांति सूखे तिनके के समान हो गया। सीमा को तो यह पता ही नहीं था कि राज चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी यह सब बातें सुन और देख रहा है। यह सब देखकर राज की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। वह दौड़ते हुए पिताजी को अपने सीने से लगा लेता है। पिताजी डरा सहमा सा अपनी बूढ़ी और धुंधली आंखों से अपने बेटे राज को पहचानने की कोशिश करता है। जैसे ही वह राज के हाथों का स्पर्श महसूस करता है तो पिताजी की छाती भर आती है और वह सुबक सुबक कर रोने लगता है। तू आ गया बेटा, कहते हुए पिताजी। यह सुनकर राज ने अपने पिताजी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। अपने पिताजी को धीरे से चारपाई पर बैठाते हुए राज ने अपने पिताजी से यह सवाल किया कि पिताजी, आपको क्या हुआ है? पिताजी के बिखरे बाल और कपड़ों से आती दुर्गंध से लग रहा था मानो पिताजी को नहाए भी महीनों हो गए थे। राज कहने लगा, पिताजी, जब मैं 6 महीने पहले विदेश गया था तो आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशमिजाज थे। कहते हुए, बीते दिनों में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपकी ऐसी हालत हो गई और आपने फोन करके मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि आप स्वस्थ ही होंगे। राज के इतना कहने पर एक पिता का दिल भीतर से फूट फूट कर रोने लगा और वह कुछ कहने के लिए हिम्मत ही जुटा रहे थे कि अचानक उसकी नजर बहू सीमा की तरफ गई। सीमा ने बीते दिनों में अपने ससुर जी के मन में अपना डर ही इतना फैला रखा था कि
ससुर जी हरि प्रसाद की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीमा बड़ी ही पैनी नजरों से अपने ससुर जी को घूर घूर कर देख रही थी और उसे कुछ ना कहने के लिए इशारा कर रही थी। पिता हरि प्रसाद जी सीमा को देखकर कहते कहते रुक जाते हैं। राज फिर से अपने पिता की आंखों से आंसू पोंछते हुए सवाल करता है, बताइए ना पिताजी, क्या हुआ आपके साथ? अपने पिता की आवाज सुन रोली और सोनू, राज के बच्चे, दादाजी के कमरे में डरते सहमे से प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी माँ यानी कि सीमा ने उन्हें अपने ससुर जी से बात करने और उनके कमरे में न जाने के लिए सख्त हिदायत दे रखी थी। रोली की उम्र लगभग 6 वर्ष थी और सोनू की 8 वर्ष। उन्हें पता था कि उनकी माँ सीमा दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राज को पिताजी से किसी भी प्रकार का उत्तर न मिलने पर वह अपने बच्चों यानी कि रोली और सोनू से यह प्रश्न दोबारा पूछता है। बच्चे अपनी माँ से इतने सहमे हुए थे कि वह राज की बातों का जवाब देने में असमर्थ होते हैं, लेकिन छोटी रोली अपनी बुदबुदी आवाज में पिता राज के सामने सारी बातें रख देती हैं, जिसे सुनकर राज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जैसे मानो उसके पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है और वह अपने पिताजी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दुनिया ही मानो उजड़ गई हो। सामने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वह अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, मानो जैसे बीते दिनों की यादें उसके सामने ताजा हो गई हों। हरि प्रसाद जी और सावित्री जी एक बिहार के छोटे से गांव में रहते थे। उनका एक बेटा राज और एक बेटी वैशाली थी। भरा पूरा परिवार था हरि प्रसाद जी का। हरि प्रसाद जी और सावित्री जी अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुश थे। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी बेटी वैशाली का विवाह एक योग्य वर ढूंढकर कर देते हैं और वैशाली अपने ससुराल चली जाती है। बेटे राज ने अभी ही कुछ समय पहले स्कूल की शिक्षा समाप्त की थी। उसकी गिनती क्लास के उच्च छात्रों में आती थी। उसने 12वीं की कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की थी और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना चाहता था। राज पिता से कहते हुए, पिताजी मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना चाहता हूँ। पिताजी, देखो बेटा राज, हमारे घर में हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने के लिए शहर में भेज सकूं। पर देखिए ना पिताजी, राज कहते हुए, मैंने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है और मैं जीवन में आगे कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी, राज की बातें सुनकर कुछ मन ही मन मायूस हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए राज की बात पर हामी भर देते हैं। यह सुनते ही राज का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह शहर जाने की तैयारी में जुट जाता है। हरि प्रसाद जी पैसों की तंगी के चलते अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर राज को रुपए दे देते हैं। अब केवल उसके पास वह मकान ही बचा था जिसमें वह रहते थे। धीरे धीरे समय भी पंख लगाकर उड़ जाता है। राज अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दिन गांव लौटता है। माता पिता राज को यूं अचानक घर पर देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समाते। जैसे ही वे राज से नजर हटाते हैं, वह देखते हैं कि उसके साथ एक लड़की जो दिखने में बहुत ही मॉडर्न होती है, राज के साथ खड़ी है। हरि प्रसाद जी और सावित्री देवी राज से पूछते हैं कि यह लड़की कौन है। राज थोड़ा हिचकते हुए जवाब देता है, पिताजी यह सीमा है, यह मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। इससे मैंने 2 महीने पूर्व ही कोर्ट में विवाह कर लिया था। हरि प्रसाद जी यह सब सुनकर बहुचक्के रह गए।
मानो उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए माँ सावित्री देवी हरिप्रसाद जी को मना लेती है और खुशी खुशी सीमा को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। 2 दिन बाद ही राज को काम के सिलसिले में शहर वापस जाना पड़ता है। राज अपने माता पिता से अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर हरिप्रसाद जी उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि बेटा, शहर की आबो हवा हमें रास नहीं आएगी। यहाँ गांव का साधारण वातावरण ही हमें रास आता है और यहाँ हमारे सगे संबंधी भी तो हैं। शहर में हमें अकेलापन और सूनापन महसूस होगा। इतना हमारे हाथ पांव सलामत है बेटा, हम यही गांव में गुजर बसर कर लेंगे। राज के इतना कहने पर भी हरिप्रसाद जी उसे मना कर देते हैं। अगले दिन राज और सीमा शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। राज कभी कभार 2-4 माह के भीतर गांव माता पिता का हालचाल पूछने आ जाया करता था और कभी कभार फोन भी कर लेता था। यूं ही धीरे धीरे 8-10 साल गुजर गए। राज के घर पहले बेटे ने जन्म लिया और उसके बाद 2 साल बाद एक बेटी ने। राज के माता पिता भी कभी कभार 4-6 महीने में शहर उससे मिलने आ जाया करते थे। सीमा भी इस बीच उनकी खूब सेवा करती। यह बात सीमा बखूबी जानती थी कि यह 1-2 दिन से ऊपर नहीं रहेंगे। एक दिन हरिप्रसाद जी का राज के पास फोन आता है कि बेटा, हृदय गति रुकने के कारण तुम्हारी माता यानी कि सावित्री देवी का देहांत हो गया है। जल्दी से गांव आ जाओ। राज ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत सीमा और अपने बच्चों के साथ गांव चला जाता है। यह सब सुनते ही राज का गला रुंध जाता है और वह जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद अपने पिता हरिप्रसाद जी से आग्रह करता है कि पिताजी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपको हमारे साथ शहर चलना होगा। अब आप यहाँ किसके सहारे रहेंगे? हरिप्रसाद जी के पास गांव में रहने का कोई कारण भी तो नहीं बचा था और वह राज के कहने पर शहर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। सीमा की छाती पर तो जैसे सांप लौट जाते हैं, फिर भी वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबके सामने अच्छी बहू बनने का नाटक करती है। शहर आने के बाद कभी वह हरिप्रसाद जी के लिए दलिया बनाती है तो कभी खिचड़ी। राज यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है कि पिताजी की खूब सेवा हो रही है और वह निश्चिंत हो जाता है। धीरे धीरे यूं ही दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राज सीमा से कहता है कि मुझे कंपनी ने विदेश के प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है और मुझे कुछ समय के लिए विदेश में जाना होगा। हरिप्रसाद जी यह सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, पर राज कहता है कि पिताजी, सीमा भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। यह सब कहकर राज कुछ समय बाद विदेश के लिए रवाना हो जाता है। राज के जाते ही सीमा के तो मानो तेवर ही बदल जाते हैं। वह हरिप्रसाद जी से कहती है, ए बुढ़े, बहुत हो गई अब तेरी सेवा। अभी तो तेरे हाथ पांव सलामत है, क्या पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तुझे क्या आटे दाल का भाव पता है कि नहीं? तुझे पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और घर में कमाने वाला सिर्फ एक है। सीमा हरिप्रसाद जी से कहते हुए वह घर के नौकरों की छुट्टी कर देती है और हरिप्रसाद जी से धीरे धीरे करके घर का सारा काम करवाने लगती है। बच्चों को स्कूल से लाने से लेकर घर के बर्तन मांजने तक का सारा काम हरिप्रसाद जी को ही करना होता है। कभी कभार बीच में राज का फोन आता है तो राज पिताजी से पूछता हुआ, पिताजी,
आप ठीक है ना? सीमा आपकी सेवा करती है कि नहीं? हरि प्रसाद जी भारी मन से हल्के से मुस्कुराते हुए राज की बातों का उत्तर देते हैं। हाँ बेटा, सीमा बेटी मेरी पिता के समान खूब सेवा करती है। वह राज को खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं ताकि राज विदेश में होते हुए अपने पिताजी की किसी प्रकार की भी चिंता न करे, और वह चाहते थे कि उनकी वजह से उनके घर में किसी प्रकार का भी झगड़ा ना हो। सीमा तो हरि प्रसाद जी को सुबह घर का सारा काम नौकरों की तरह समझाकर अपनी किटी पार्टियों में चली जाती थी। यदि उसे शाम को पूरा काम नहीं हुआ मिलता था तो वह हरि प्रसाद जी के ऊपर खूब चिल्लाती थी। दिन प्रतिदिन हरि प्रसाद जी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। क्या यहाँ अब सीमा का रोज का काम हो चला था, और यह होते हुए मासूम रोली और सोनू देखते रहते थे। और समय के साथ साथ हरि प्रसाद जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। समय बीतने के साथ साथ उनका शरीर अब कमजोर हो गया था और उनका साथ नहीं दे रहा था। कमजोरी के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा। अब सीमा को हरि प्रसाद जी घर में एक बेकार सामान की भांति लगते थे। हरि प्रसाद जी को धमकाते हुए, पिताजी आप क्या पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, और ऊपर से आपकी दवाइयों, मैं परेशान हो चुकी हूँ, इससे अच्छा आप मर क्यों नहीं जाते। यह कहकर सीमा वहां से चली जाती है और हरि प्रसाद जी अपनी पत्नी सावित्री देवी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें सजल हो जाती हैं और वह कहते हैं कि देख रही हो सावित्री, बेटे बहू तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना सुख दे रहे हैं। इससे अच्छा होता भगवान तुम्हारी जगह मुझे उठा लेता। तुम तो अपना पीछा छुड़ाकर चली गई। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। समय बीतता जा रहा था और हरि प्रसाद जी के दिन ऐसे ही कट रहे थे। सीमा रोज सुबह शाम उन्हें ताना मारती। एक दिन सीमा हरि प्रसाद जी के कमरे में जाती है और उन्हें बुरी तरह से धमका रही होती है। तभी घर में राज की एंट्री होती है। सीमा इन सब बातों से अनजान हरि प्रसाद जी पर दहाड़ रही होती है। राज ने अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर पर हाथ रखकर यह वचन दिया था कि वह अपने पिता को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगा। और अचानक से राज अपने यादों के कोने से बाहर आता है और अपनी माँ की तस्वीर को देख अपने आप में शर्म महसूस करता है और कहता है कि माँ, मैं आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। मैं कैसा नालायक बेटा हूँ जो अपने बूढ़े पिता की देखभाल भी नहीं कर पाया। यह सब कहते कहते राज की आंखें फिर से सजल हो जाती हैं और बीते हुए समय को याद करता है जब उसकी माँ यानी कि सावित्री देवी राज के मना करने के बावजूद भी उसे प्यार से खाना खिलाती थी, और आज अब अपने पिता को 2 वक्त की सुख की रोटी भी नहीं दे पाया। वह अपने आप को कोस रहा होता है कि उसकी नजर एकदम से सीमा पर जा टिकी और वह सीमा से बिना कोई सवाल किए उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। सीमा एकदम से सन से खड़ी रहती है। उसके पास राज के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। राज सीमा से कहता है कि यह मुझसे पहले मेरे माता पिता का घर है और बाद में हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? यह सब कुछ उनके बेटे की कमाई का है, न कि तुम अपने घर से लाई हो और न ही तुम्हारा कमाया हुआ है। राज गुस्से से, मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए अब कोई स्थान नहीं है। तुम अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से।
मुझे ऐसी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरे परिवार, मेरे माता पिता का सम्मान ही न कर सके और ना ही उन्हें सुख से 2 वक्त की रोटी दे सके। सीमा यह सुनते ही राज के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, राज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को मुझसे कोई तकलीफ हो। राज गुस्से से सीमा से कहते हुए, अगर माफी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, जिसका तुमने नौकरों से भी बदतर हाल बना दिया है। हर माता पिता अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं। वह सोचते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी, उनका सहारा बनेंगे, लेकिन तुम जैसी औरतें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती हो। इतना सुन हरिप्रसाद जी कहते हैं, बस बेटा, अब उसे माफ भी कर दो। गलती भी इंसानों से ही होती है और यह तो हमारे परिवार का हिस्सा है। यह शब्द सुन सीमा अपने मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और राज से कहती है, राज और पिताजी, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं आप दोनों से यह वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आप दोनों को तकलीफ हो। सीमा अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है। अब राज और उसका परिवार और पिताजी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सीमा ने समय के बीतने के साथ साथ अपने आप में सुधार कर लिया था। तो दोस्तों, माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है, क्योंकि भगवान हमें दुख भी देते हैं और सुख भी, लेकिन हमारे माता पिता ही केवल ऐसे होते हैं जो हमें केवल सुख देते हैं। भगवान हर जगह पर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जिस तरह वह हमारे बचपन में हमें निस्वार्थ भाव से पालते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद वही बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है। हमें भी बुढ़ापे में उनकी उतनी ही सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह पारिवारिक और भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।